ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग 20 की दांत चैप्टर को पूरा पढ़ लिए थे, एकदम पूरा पढ़ लिए थे, जिसमें सब कुछ समझ में आ गया था। सेन साहब बेचारा गिरधर लाल को निकाल दिए थे और गिरधर लाल का जो बेटा मदन था वो मार के दांत तोड़ दिया था काशी को। मजा आ गया था कहानी पढ़ के। चलो अब शांत रहो। उसी चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है वो देखेंगे। अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि पिछले चैप्टर में मेन बातें क्या है। सबसे पहला चैप्टर जो है 20 की दांत, ये है चैप्टर का नाम। दांत गलत है, देखो 20 की दांत के है। अच्छा चलो ठीक है। जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ था? 18 अप्रैल। शांत रहो। ओए आप लोग एक बार बोल करके चुप हो जाइएगा, सब बारी बारी से बोलने लगता है इसलिए। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर। ओए सब लोग एक ही बार बोलने लगते हैं। कोई एक बोलेगा तब सुनाई देगा, सब बोलेगा तो एक का मतलब सब एक बोलता है। हाँ तो इसलिए तो अब आप लोग बोलते हैं हमको सुनाई नहीं देता है। 12 सितंबर 1961, ठीक है। आप बताइए इनका जो अंतराल है जन्म से मृत्यु के बीच वो कितना का है? कितने उम्र के रहे होंगे तो उनकी मृत्यु हो गई होगी? बताओ। 16 घटाओ 61 में से 47, यानी कि 45 वर्ष की उम्र में ही नलिन बिलोचन शर्मा जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। आगे इनके पिता का नाम बताइए। रामावतार शर्मा। इनकी मम्मी का नाम रत्नावती शर्मा, ठीक है। इतना चीज ध्यान में आ गया। अब इसमें जो पार्ट है, इसमें जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में कौन कौन है? तो सेन साहब है, गिरधर लाल है, ओए ये सब मेन कैरेक्टर हैं। सेन साहब, गिरधर लाल, मदन, खोखा, और उसमें 5 बहनें थी। वो 5 बहनें का नाम आपको याद रखना है, हमको याद नहीं। शिल्पा, सुफाली, आरती, सीमा और रजनी, ठीक है। और उसमें एक सोफर नाम का व्यक्ति था जो सेन साहब का क्या था? बिल्कुल नहीं, सेन साहब के कार का ड्राइवर था। तुम लोग बोले हैं सेन साहब का ड्राइवर, नहीं, सेन साहब के कार। और उसमें एक और चीज था जो था काला कार। सारा ओए पूरी कहानी में सबसे मेन यही है। जितना भी झगड़े का जड़ है वो यही है। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। इस अभ्यास में बोध और अभ्यास लिखा होगा आपके बुक में, पीला कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो, पाठ के साथ कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आपको हम पहले सारांश लिखवाए थे,
ये वही है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी इस कहानी से आपको क्या सीख मिला। ठीक है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन इसलिए करना है क्योंकि उसमें सेन साहब के घर में 5 बहनें भी थी, 5 लड़कियां और 1 लड़का। अरे कोई बात नहीं, 1 लड़का था जो खोखा था। हाँ वही कासू। तो इनको पढ़ने नहीं जाना होता था। ये 5 बहनें घर में रहती थी, खेलती थी मूर्ति की तरह, और ये खोखा पढ़ने जाता था। कौन सा स्कूल का नाम क्या था? सेंट कैथेड्रल स्कूल का नाम नहीं था अथी में, कोई बात नहीं, एक बार कहीं बोला गया, कोई बात नहीं, बुक में देख लीजिएगा, कोई था कोई स्कूल का नाम। चलो आगे देखो। और इसके बारे में पूरे कहानी में कहीं ये नहीं है कि हम अपनी बेटी को ये बनाना चाहते हैं या फिर ये बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें नहीं हो तो 10 बार जिक्र हुआ होगा कि खोखा को क्या बनेगा, अगर वो बॉल फोड़ देगा तो इंजीनियर बनेगा, अगर किसी का दांत तोड़ दे तो भी इंजीनियर बनेगा। आगे देखो। तो इसमें और सुनो, एक तो इस कहानी से रिलेटेड आपको भेदभाव का अंतर बताना है, दूसरा उसमें थोड़ा अपने समाज को लेकर के भी आप उसमें वर्णन कीजिएगा। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण की किए जा रहे, तो पहले कहानी वाला लिखेंगे और उसी में लिखेंगे कि आज के समय में हमारे समाज में भी इस प्रकार की भेदभाव देखी जाती है, कुछ 100% नहीं लेकिन 2-4%, तो उसको भी थोड़ा सा वर्णन कीजिएगा, तो थोड़ा आंसर जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। आगे देखो, खोखा किन मामलों में अपवाद था? बताओ, खोखा किन मामलों में अपवाद था? हाँ, तोड़ फोड़ के मामले में अपवाद था। उसकी जो बहनें थी वो कोई हरकत नहीं करती थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये पूरा तहलका मचा के रखे हुए था। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? कैसी शिक्षा तय की थी? इंजीनियरिंग की शिक्षा तय किया गया था। आगे देखो, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई छूट तो नहीं गिना क्या? यही है, छूटा नहीं ना? सप्रसंग, ये नंबर तो देख करके हमको लग रहा था बुक में यही नंबर है। अच्छा, बुक में ही गलत है, कोई बात नहीं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का डर है। इसको सप्रसंग व्याख्या करना है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले लड़कियां क्या हैं और उस कहानी में जो ये लाइन बोली गई है उसका क्या मतलब है, उसका क्या आधार है, वो चीज़ सप्रसंग आपको व्याख्या करना। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों का सिद्धांतों को भी बदल लिया। इस लाइन का मतलब लिखना है। जैसे कोई कविता ये सब रहता है तो उसमें कहीं से भी एक लाइन उठा करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा किस भाव से ये लाइन बोला गया है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, और खास करके कविता वाले में ये पूछा जाता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि ये लाइन क्यों बोला गया था। क्यों बोला गया था? मदन ने कार के पास जाने की कोशिश कर रहा था और शोफर को झपट्टा मार रहा था। हाँ, तो इस प्रसंग में ये लाइन बोला गया था कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। आगे देखो, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये लाइन क्यों बोला गया था? क्योंकि जो खोखा था वो मदन के ग्रुप में शामिल होने के लिए ललक हो गया था, लट्टू खेलने के लिए। इस प्रसंग में ये वाक्य बोला गया। ठीक है, आगे देखिए। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? पत्रकार मित्र ने बोला था कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले जेंटलमैन बनाऊं, बाकी आगे कुछ बने या ना बने उसकी मर्जी। तो उनके बीच जो बात हुई थी वो बताना है, और पत्रकार महोदय जी ने क्या बात बोली थी, जवाब दिया था, वो बताना है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? देखो, मदन और ड्राइवर, जो मदन है वो छोटा बच्चा जो जिसका घुटना फूट गया था वो,
और ड्राइवर। तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा झपट्टा मार दिया था मदन, और अब क्या था पता नहीं, ये मदन कार के पास जा रहा था, कहानी में यही बताया गया, और ड्राइवर उसको कार से धकेल दिया था, हटा दिया था, लेकिन फिर भी वो ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रहा था। के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? आप लोग बताइए, किसी को कोई? क्योंकि उस बच्चे से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? कार था। तो कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, आज के समय में भी ऐसा है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो किसी निम्न वर्ग के लोगों के जीवन से ज़्यादा अपने वस्तु का मूल्य समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, इंसान का जीवन भी खरीद सकते हैं। तो कहानीकार हमको यही बताना चाहते हैं कि जो मदन है वो एक गरीब घर का लड़का है, और जो ड्राइवर है वो एक अमीर घर के कार का ड्राइवर है। तो इस वजह से वो इसको धकेल दिया था, जिसकी वजह से घुटना फूट गया था। ठीक है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू। झगड़े का कारण क्या था? लट्टू था। वो लट्टू मांगा था, ये नहीं दिया था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? इस प्रसंग के द्वारा लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि कोई उच्च वर्ग के लोग हैं तो वो सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा, और वो अगर अच्छे से बोलता, मांगता, प्रेम से मांगता तो वो दे भी सकता था। ये एकदम टाइट होकर के बोला था कि ना हमको चाहिए ही चाहिए, इस वजह से झगड़ा हो गया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। लेखक जो ये बात बोले हैं उसको आप समझाइए, और समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताइए। समाज में भी ऐसा होता है, तो जो समाज वाला आप लिखिएगा वो एक उदाहरण की तरह हो जाएगा कि मान लो अगर हमारे दुश्मन को हमारा दोस्त जाके साथ देने लगे तब तो और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो आपको दुश्मन से तो नहीं, लेकिन वैसे दोस्त से सावधान रहना होगा। दुश्मन से कम खतरा होता है, वैसे दोस्त से ज़्यादा खतरा होता है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? क्योंकि सेन साहब गिरधर को नौकरी से, इस वजह से वो खुश होता है कि भल्ले मारा है, 2-4 को दांत और तोड़ देता है। आगे देखिए, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। मतलब इसमें 4 व्यक्ति हैं, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर। इनके अपने अपने चरित्र के बारे में आपको बताना है उस कहानी के अनुसार। ठीक है। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। कहानी का नायक कौन हो सकता है? मदन होगा कि कासू होगा कि सेन साहब की गिरधर? तो आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में बोला गया है। तो किसी को मदन का कैरेक्टर अच्छा लगा होगा, किसी को सेन साहब का, किसी को कासू का, किसी को गिरधर लाल का। तो सब लोग अपने हिसाब से। आरंभ, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, और उस पर यह भी बताना है कि क्यों, अगर वो नायक है तो वो क्यों नायक है। तर्कपूर्ण आंसर देना है। तो सबका सोच पर यह डिपेंड करेगा इसका आंसर। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर है वो एक व्यंग्यपूर्ण है। अब व्यंग्यपूर्ण किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? जो कोई बात ऐसी बोला जाए जो सामने वाले को लगे, एहसास हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई नहीं पढ़ के आया है, कितना पढ़ता है रात के, जो दिन भर सुतल रहता है। अगर कोई सोया नहीं है रात को, जगा हुआ रहता, इतना सोएगा रात को। तो जो व्यंग्यपूर्ण है वो बात कुछ और रहता है, लेकिन मीनिंग स्पष्ट निकलता है। तो आरंभ से ही कहानीकार का जो स्वर है वो व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण भी आप उपस्थित करें। मतलब उसमें कोई कोई शब्द ऐसा बोला गया होगा जिसको आपको क्या करना है, लिखना है। 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। ये तो हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। पाठ के आसपास एक साहित्यकार के रूप में नलिन बिलोचन शर्मा के महत्व के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी लें। जानकारी तो बता ही दिए।
साहित्यकार के रूप में नलिन बिलोचन शर्मा के महत्व के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी। देखो अब ये अपने शिक्षक से जानकारी लेने का मतलब है कि नलिन बिलोचन शर्मा के जीवनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए, तो वो अगले क्लास में बताएंगे। अपने शिक्षक की मदद से लेखक के पिता की रचनाओं की सूची तैयार करें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। मदद से लेखक के पिता की रचनाओं, किसकी रचना? लेखक के पिता। लेखक के पिता कौन थे? तो रामावतार शर्मा भी एक राइटर थे, एक लेखक थे, तो उनकी रचनाओं का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। आगे देखिए, भाषा की बात, कहानी से मुहावरे चुनकर उनके स्वतंत्र वाक्य का प्रयोग करें। कहानी में कुछ मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, उस मुहावरे को आप छांटिए और उसका अर्थ भी बताइए। कहानी से विदेशज शब्द चुनें और उनका स्रोत निर्देश करें। कहानी में कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो विदेशज शब्द हैं, तो उस विदेशज शब्द को आप चुनिए और उस विदेशज शब्द का आप स्रोत बताइए कि वो विदेशज शब्द कहाँ से आया। जैसे हम लोग का देशज शब्द क्या है, तो लोटा, खटिया, चारपाई, ये सब देशज शब्द है। लेकिन जो दूसरे देश से आया है, जैसे रोड हो गया, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे रोड लिखते हैं, ये हम लोग का नहीं है। रोड होता है ऐसे, रोड ये है। रोड को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग का शब्द है सड़क, पथ, ये सब, लेकिन रोड हम लोग का शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है। और किस देश का है? ब्रिटेन। तो इस तरह से आपको शब्द को छांटना है और उसका स्रोत बताना है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, आगे देखिए, कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुने। कहानी से 5 को मिश्र वाक्य चुनना। अभी आप लोग को उतना समझ नहीं होगा कि कौन सा वाक्य किस तरह से होगा, क्योंकि अभी आप लोग ग्रामर नहीं पढ़े। जब ग्रामर पढ़िएगा, कुछ लोग जो जानते होंगे उनको समझ में आएगा कि मिश्र वाक्य क्या होता है, यौगिक रूढ़ क्या होता है, रूढ़ वाक्य क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो ये सब जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें इन दोनों में क्या है? भेद स्पष्ट करना है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य हुआ और दूसरा वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इन दोनों वाक्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, इसके मतलब क्या है इसमें भी बताइए। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा, क्यों दौड़ा, उसके बीच अंतर स्पष्ट करिए। खोखा के लिए नहीं दौड़ा, सोफर दौड़ा क्यों? खटखट की आवाज़ सुनकर के दौड़ा। और कौन लाइट फोड़ दिया था? खोखा, कासू फोड़ दिया था। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर, किसने कहा था? सेन साहब के मित्र ने, उनके मित्र, हाँ, सेन साहब के मित्र के कार का हवा निकल गया था, लेकिन सेन साहब ये बात बोले थे। तो आप लोग इन सब का क्या करना है? वाक्य भेद स्पष्ट करना है। आगे देखो, ये है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको याद कर लेना है, हर एक चैप्टर का शब्दार्थ याद होना चाहिए। आगे देखो, बरसाती, पोर्टिको, ये क्या है? पोर्टिको का मतलब क्या? बरसाती आप लोग समझते हैं, वर्षा के दिन में जो पहनते हैं बचने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? बरसाती। अब किसी भाषा में उसको पोर्टिको बोला जाता होगा। नाज, नाज का मतलब गर्व और गुमान। जैसे आप लोग भी अपने काम पर गर्व करते होंगे, आज हम कुछ भी नहीं पढ़े, गर्व है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दो चार लोग, एक 11th में है, उसको हम एलिमेंट याद करने के लिए देते हैं रोज दिन, शांत रहो, उससे एलिमेंट याद नहीं हो रहा है। वो 2 दिन उसको बाहर खड़ा किए तो कुछ याद हुआ। कल बोल रही है हमारे से याद नहीं हो रहा है, तो क्या करें? एकदम कॉन्फिडेंस में कि हमारे से याद नहीं हो रहा है तो क्या करें?
तो उसको अपने क्षमता पर गर्व है कि हाँ हमसे याद नहीं होगा। वही याद। तहजीब का मतलब सभ्यता। सभ्यता संस्कृति होता है, एक सम्मान होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग प्रकार की संभावना है। सोफर, सोफर क्या है? सामत, दुर्भाग्य। सामत, आज तो सामत आ गई, यानी कि कोई दुर्घटना हो गया, कोई अनहोनी हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तकलीफ वाला बात। सख्त, कड़ा और कठोर, ये तो जानते हैं। ताकीद, कोई बात जोर देकर कहना, एकदम जैसे सबूत के साथ जो बोला जाता है ना कि हाँ यही होगा तो होगा, फिक्स होगा, उसी को क्या बोलते हैं? ताकीद। आगे देखो, खोखा खोखी। खोखा खोखी का मतलब क्या है? बच्चा और बच्ची। फटकना, निकट आना। फटकना का मतलब निकट आना, ठीक है। तमीज का मतलब विवेक, बुद्धि और शिष्टता। विवेक, बुद्धि और शिष्टता। तालीम का मतलब वाकिफ का मतलब वाक्य का मतलब हैसियत, औकात। हैसियत मतलब अखबारन बीस, प्रछन्न, गुप्त और अप्रकट। अदब, शिष्टा और सभ्यता। हिकमत का मतलब कौशल और योग्यता। सबका अपना अपना क्षमता होता है, अपनी अपनी योग्यता होता है। अब कोई ऐसा है जो कम उम्र में ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसा है बहुत ज़्यादा उम्र हो गया फिर भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है, मानसिक क्षमता है। रुखसत, बेलौस, निस्वार्थ। बेरा, खाना खिलाने वाला सेवक, जो अच्छी क्या कहते हैं, ऐसे उसको बेकर नहीं होता है। बाबरी, बावर्ची, सॉरी, बावर्ची उसको बोला जाता है हिंदी में। जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, फिल्म वगैरह में नहीं सुने हो, जो खाना बनाने और खिलाने वाले होते हैं उसको बावर्ची, और होटल में वेटर बोला जाता है। होटल में क्या बोला जाता है? वेटर। तो बेरा का मतलब क्या है? खाना खिलाने वाला। कौन था खाना खिलाने वाला सेवक? कौन था? याद करके आना अगले दिन। चित्तकार, क्रंदनार्थ होकर चीखना, मतलब मदन क्या कर रहा था? चित्कार कर रहा था, यानी कि रो रहा था, बहुत जोर जोर से करा रहा था। श्यानागार मतलब श्यान कक्ष, सोने वाला कमरा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेडरूम, ठीक है। आगे देखो, तालीम का तो बता दिए, शिक्षा। श्यानागार का भी हो गया। सोसाइटी, समाज। रस्क, ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या होता है? इसी को बोलते हैं रस्क। रस्क का मतलब ईर्ष्या, जलन, किसी से दुश्मनी की भावना। अगर कोई, जैसे होता है खास करके ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, अगर दोस्त का पूरा में पूरा नंबर आ गया, एक नंबर कम गया, ऐसने होबे करता है। हर लड़कियां से जलती है, लेकिन वो कभी कहेगी नहीं कि हाँ हम जलते हैं। ओए शांत रहो। ताल्लुक, ताल्लुक रखना मतलब हकीकत। हकीकत का मतलब सच्चाई और वास्तविकता। आविर्भाव, उत्पत्ति। दुर्लित, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ट्रेंड, दूरंदेशी, दूरदर्शिता, समझदारी। जैसे जो सोचता है कि अगर मान लो कभी झगड़ा हो गया, वो सोचेगा नहीं यार, कहला झूठ मूठ के रिलेशन खराब करे, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, ऐसा होता है। तो इसलिए उसी को क्या कहते हैं? समझदारी, दूरदर्शिता। फरमाना, आग्रह पूर्वक कहना। फरमाना का मतलब क्या? आग्रह पूर्वक कहना। फिजूल, फालतू, व्यर्थ। खलल, विघ्न, बाधा। कातर, आर्थ। बताओ कातर और आर्थ का मतलब? कोई एनीवन? प्रिंस, स्नप, स्नप, प्रिंस। कातर और आर्थ का मतलब बताओ। अभी हम बताए ना, खड़ो, कहाँ ध्यान था? पीछे। बताओ इसका मतलब बताओ। नहीं पता? हम बताएं कि नहीं? बताए ना? हाँ, ठीक है, बैठो।
सब फालतू में धरा गया। कातर और आर्त का मतलब, जैसे कातर कतार, कातर और कतार में अंतर होता है, ठीक है। ये बुक में इसके आगे और पीछे का शब्द देख करके आप पता कर सकते हैं कि आर्त का मतलब क्या होता है। कातर का ये कहाँ पर प्रयोग किया गया है? आर्त, कातर। सेंटेंस अगर हमको ध्यान में आ जाए कि कहाँ पर प्रयोग किया गया तो उसका मतलब हम बता सकते हैं। कोई बात नहीं, इसको भी ढूंढ करके लाना आप लोग। खैरियत, कुशल क्षेम, सब कुछ खैरियत है ना, मतलब ठीक ठाक है, सीधा बैठो सब। बेढब, बेतरीका या अनगढ़, मतलब जो अच्छे तरीका से नहीं है। मान लो ये पेन ऐसे ना बन करके इसके ढक्कन को ऐसे लगा दें, छेद कर दें, नहीं लगेगा, छोड़ो। तो वही क्या हो जाएगा, बेढब हो जाएगा। मान लो किसी का हाथ यहाँ से ना आकर के यहाँ से हाथ निकल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बेढब। और ऐसा होता भी है। मान लो ओए किसी का आँख यहाँ ना निकल करके यहाँ निकल जाए, बेढब हो जाएगा। नहीं होता है, होता है ऐसा। ओए 100 में 0.01% डिफेक्टेड बेबी जन्म लेता है। उज्र, आपत्ति, और ये सब, ओए शांत रहो। और ये जो बेढंगा हो जाता है, जो भी इंसान होता है, वो सब आनुवांशिक लक्षण की वजह से हो जाता है। बायोलॉजी में पढ़े होंगे ये सब। उज्र का मतलब आपत्ति, मजाल का मतलब ताकत, हिम्मत, अक्ल का मतलब जो तुम लोग के पास नहीं है। दूर्द मनिए, मुश्किल से जिसका, ओए देखो इधर, दूर्द मनिए, मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके। दूर्द मनिए का मतलब क्या है, मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, यानी कि बहुत तकलीफ में कोई चीज अगर अपनाया जा रहा है तो उसी को क्या बोले जाएगा, दूर्द मनी। जिसको अपनाने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी बस, कोई कारण बस अपनाना पड़ रहा है, तो उसी को बोलेंगे दूर्द मनी। निष्ठुरता मतलब क्रूर, निर्मता, कठोर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, आपको उदाहरण याद रखना है। और होमवर्क में क्या है, तो होमवर्क में है, होमवर्क बता रहे, अच्छा ये अंडो है यहाँ से, होमवर्क बता रहे हैं आप लोग का क्या है, ये शब्दार्थ याद करना है। और दूसरा होमवर्क है हाँ, ये कहानी से विदेशज शब्द चुने और उनका स्रोत ज्ञात करके लाना। हाँ, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको बना करके लाना, ये क्वेश्चन आपको बना करके लाना है। किसी को कोई दिक्कत, नहीं, उसमें चुनना है, शब्दार्थ को याद करना है। आप लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिनों में याद कर सकते हैं। होमवर्क में सबसे पहले आपको शब्दार्थ भी याद करना है, हाँ पूरा, जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में करें। उसके बाद विदेशज शब्द चुनना है, और स्रोत बताएं। शांत रहो, विदेशज शब्द चुनना है और उसका क्या बताना है। तो ये 2 होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।